नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आपका इस चैनल डिजिटल सरकार में स्वागत है। जो हम ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं उसका नाम है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। इन्हें लिखा है दो लेखकों ने जिनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रम्प और रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनका संदेश एक ही है, आखिर हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। ये बुक बेस्ड है अमेरिका और अमेरिका के लोगों पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में हैं, अगर आप मेरी भाषा को समझ सकते हैं तो ये हिंदी भाषा में है, और आप इस भाषा को अगर समझ सकते हैं तो आप इसे अपनी कंट्री से रिलेटेड में बना के देखिएगा। अपने नज़रों में सोचिएगा कि आपकी कंट्री से किस तरीके से रिलेट करती है ये। अब हम सुनने जा रहे हैं इस बुक का पार्ट 1, डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट कियोसाकी ने यह पुस्तक क्यों लिखी। तो शुरुआत होती है, डोनाल्ड ट्रम्प और रॉबर्ट ने मिलकर ये पुस्तक आखिर क्यों लिखी। वैसे देखा जाए तो उन दोनों का मानना ही बेहद आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि इससे पहले वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। डोनाल्ड न्यूयॉर्क में रहते थे और उनका नाम दौलतमंद परिवार में हुआ था। उनका जन्म दौलतमंद परिवार में हुआ था। वह बिलियनियर थे और उन्होंने कम उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था। जबकि रॉबर्ट एक हवाई दुनिया की पर्यटन राजधानी में पले बड़े थे। मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे थे और ज़िंदगी में काफ़ी बाद में मिलियनेयर बने हैं। हालांकि दोनों ही वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं और उनके अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करने का विकल्प चुना है। हालांकि उनके कामों में अंतर है, लेकिन उनकी चिंताएं समान हैं। इसी वजह से वे एक साथ ये पुस्तक लिख रहे हैं। डोनाल्ड और रॉबर्ट दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। वे दोनों ही अकेले बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिख सकते थे, तो फिर उन्होंने मिलकर ये पुस्तक क्यों लिखी। हो सकता है आपने उनकी पुस्तकें बुक स्टोर में देखी हों, हो सकता है आपने उन्हें ख़रीदा भी हो या नहीं भी ख़रीदा हो, लेकिन क्या आपको इस बात पर हैरानी नहीं होती कि दो सुपरस्टार मिलकर ये पुस्तक आखिर क्यों लिख रहे हैं। शायद वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हों। यह विषय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस किताब के पहले पार्ट में डोनाल्ड और रॉबर्ट बताते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे मिले और उन्होंने पुस्तक लिखने का फैसला क्यों किया। मिलियनेयर और बिलियनेयर की मुलाकात। रॉबर्ट के विचार। रविवार की दोपहर थी। लाखों लोग एक बड़े रियल एस्टेट सेमिनार में आए हुए थे, जैसे शिकागो द लर्निंग एनेक्स ने आयोजित किया था। सेमिनार हॉल आकर्षक वित्तीय निवेशकों और आकर्षित पोस्टर से भरा हुआ था। छोटे छोटे क्लासरूमों में प्रशिक्षक लोगों को ये बता रहे थे कि वो किस तरीके से अमीर बन सकते हैं। गुफा जैसे हॉल में रोमांचित का प्रेरक माहौल था, एक्साइटमेंट था। लोग सीखने के लिए रोमांचित हो रहे थे और लोग रोमांचित भी थे, और उनका बैंक बैलेंस किस तरह बदल सकता है इनके बारे में इन्हें बताया जा रहा था। मंच के पीछे एक बड़े कमरे में प्रोडक्शन टीम काम कर रही थी। वहाँ एक अलग तरह का रोमांच था। तब तक एक लंबी काली लेमोजिन आई, जिन्हें देखकर लोग फुसफुसाने लगे। वो आ गए, डोनाल्ड ट्रम्प आ गए। मैं अपनी पार्टनर और सह लेखिका शरॉन लेक्टर्स के साथ ग्रीन रूम में खड़ा था। इस प्राइवेट लाउंज में मुख्य वक्ता मंच पर जाने के लिए पहले इंतज़ार करते थे, लेकिन मैं लेमोजिन को आते हुए नहीं देख पाया। लेकिन जब मैंने ग्रीन रूम से दरवाजे के पास से दो पुलिस वालों को जाते हुए देखा तो मैं समझ गया कि डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले हैं। मैं जल्दी से उनके और उनके साथ आने वाले लोगों की जगह देने के लिए हट गया। ग्रीन रूम से बाहर खड़े खड़े मैंने देखा कि कार में से एक लंबी आकर्षित व्यक्ति उतर रहा था। ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ही हो सकते थे, जिन्हें द अप्रेंटिस देखने वाले दुनिया भर के करोड़ों दर्शक अच्छी तरह से पहचानते थे। हम में से जिन लोगों को खुशकिस्मती से मंच के पीछे वाले कमरे में जाने का पास मिला हुआ था, उन्होंने तत्काल दो पंक्तियां बना ली। डोनाल्ड ट्रम्प प्रशंसकों की दोनों पंक्तियों के बीच मुस्कुराते हुए, सिर हिलाते हुए गुजरे। इस तरह उनका स्वागत तो सिर्फ शहंशाहों और राष्ट्रपतियों का होता है। अगर ये बॉलीवुड होता तो एक रेड कारपेट का ऑर्डर दिया जाता। द लर्निंग एनेक्स के संस्थापक और सीईओ बिल जैकर ने डोनाल्ड ट्रम्प का स्वागत किया तथा उन्हें ग्रैंड रूम में पहुंचाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हे भगवान, एक युवक महिला कहती है। वे असल ज़िंदगी में तो शौक से भी ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। एक और युवती बोली,
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने लंबे हैं। एक अन्य युवती ने कहा, क्या तुम्हें उनके बाल देखे? समूह में ज़्यादातर पुरुष खामोशी रहे। ग्रीन रूम से दरवाज़ा अचानक खुला। जो लोग अंदर झांक सकते थे उन्होंने देखा कि डोनाल्ड पत्रकारों से बात कर रहे थे। बिल जैंकर बाहर निकलकर मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, क्या आप डोनाल्ड परिचय देने के लिए तैयार हैं? लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा कि रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी डोनाल्ड का परिचय दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन रूम से निकलकर बिल और मेरे पास आए। बिल ने उनसे अकेले में कुछ बात की और जिसके बाद डोनाल्ड मुझसे बोले, हेलो, आप मेरा परिचय देंगे? मैंने जवाब में सर हिला दिया। डोनाल्ड बोले, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका नाम भी द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग सूची में है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमे बोला और मुझसे बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आपके पास इतना वक्त, थोड़ा समय है? जाहिर है, मैंने जवाब दिया। आप दुनिया के नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस लेखक हैं और मैं नंबर 1 बिजनेस लेखक हूँ। हमें एक साथ कोई पुस्तक लिखनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस प्रस्ताव में मैं इतना स्तब्ध रह गया कि मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। बहुत बढ़िया विचार है। बिल जैंकर ने मुझे खामोश होकर देखकर कहा, यह पुस्तक निश्चित रूप से बेस्ट सेलर होगी। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और हल्के से जवाब दिया, बढ़िया विचार है। हम यह काम कर लेते हैं। मैं जानता था कि डोनाल्ड को हाथ मिलाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हाथ आगे बढ़ाने का जोखिम लिया। मैं देखना चाहता था क्या वे इस पुस्तक के बारे में वाकई गंभीर हैं। वे वाकई गंभीर थे और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। इसके बाद डोनाल्ड अपने डरावने बॉडीगार्ड कीथ की तरफ मुड़े और बोले, रॉबर्ट को मेरा कार्ड दे दो। 6.25 फुट का बॉडीगार्ड कीथ अचानक अपने डरावना स्वरूप छोड़कर मुस्कुराया। उसने एक सुनहरा कार्ड केस निकालकर मुझे डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस कार्ड थमा दिया। डोनाल्ड ने कहा, अगली बार आप जब भी न्यूयॉर्क आएँ तो मुझसे फ़ोन कर लें। हम दोनों मिलकर पुस्तक लिखना शुरू कर देंगे। मैं मैड्रिड से आपका परिचय करवा दूंगा। वे इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद करेंगी। इस मोड़ पर मैंने भी डोनाल्ड ट्रंप का परिचय शोरॉन से करवा दिया और हम भी एक बार फिर हाथ मिलाने लगे। शो का समय हो चुका था, इसलिए मैं मुड़ा और मंच की तरफ चल दिया। मुख्य हॉल और उससे जुड़े कमरों में शिकागो के 24,000 से ज़्यादा प्रशंसक डोनाल्ड ट्रंप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैंने संक्षिप्त परिचय दिया, जबरदस्त लोकप्रिय टेलीविज़न शो द अप्रेंटिस थीम सॉन्ग्स बजने लगा। छत से हज़ारों सुनहरे गुब्बारे गिरने लगे और भीड़ तितलियाँ बजने लगी। डोनाल्ड ट्रंप मंच पर आ रहे हैं। घर तक की एक लंबी यात्रा। अब हम अगले टर्न लेते हैं। शिकागो से फिनिक्स की हवाई यात्रा के दौरान हाथ मिलाने की हकीकत मुझे समझ में आने लगी। मैं खुद से पूछता रहा, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुस्तक लिखने वाला कौन होता हूँ और मैं किस विषय पर पुस्तक लिखेंगे और हम किस विषय पर पुस्तक लिखेंगे? कंबल लेंगे? एयर होस्टेस ने मुझे दुविधा में बाहर निकालते हुए पूछा। नहीं धन्यवाद, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। एयर होस्टेस के जाते ही मैंने मन में विचार कौंधा, हम रियल एस्टेट पर लिख सकते हैं। ये सब विचार आते ही मेरे भीतर एक व्यक्तिगत आलोचक उठ खड़ा हुआ। यह आलोचक मुझे तभी से यातना दे रहा था जब से मैं इस पुस्तक का प्रस्ताव रखा था। मैंने अंदरूनी आलोचक से संदेह से पूछा, तुम और डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट की पुस्तक लिखोगे? रियल एस्टेट के क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और तुम विद्दी हो। वे न्यूयॉर्क में गगन चुंबी इमारतें बनाते हैं और तुम्हारे पास क्या है? कुछ अपार्टमेंट हाउस, कुछ छोटी मोटी व्यावसायिक इमारतें और छोटी मोटी ज़मीन। इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे बिलियनियर हैं, जबकि तुम तो सिर्फ एक मिलियनियर ही हो। इससे पहले मैं जीवन में अपनी उपलब्धियों से काफ़ी संतुष्ट था, लेकिन जब मैंने डोनाल्ड के साथ हाथ मिलाकर पुस्तक लिखने के बारे में सोचा तो मेरी सफलताएं और उपलब्धियां अचानक बहुत छोटी और महत्वहीन नहीं दिखने लगीं। डोनाल्ड ट्रंप का साथ मुझे पुस्तक लिखने के बारे में गर्व महसूस कराने के बजाय मैं दुखी हो गया। शिकागो के फिनिक्स की पूरी उड़ान में मैं खुद से बार बार यह पूछता रहा, हम किस विषय में पुस्तक लिख सकते हैं? 2 लंबे सप्ताह बीत जाने के बाद डोनाल्ड ने मुझे मैड्रिड
मैकाइवर और फ़ोन करने को कहा, जो हमारी पुस्तक की समन्वयक थी। बहरहाल मैंने उन्हें फ़ोन किया और 2 सप्ताह बाद बिल जेंकर ने न्यूयॉर्क से फ़ोन करके मुझसे पूछा कि आप डोनाल्ड को फ़ोन किया? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने बोला। क्यों? क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा, इसके अलावा हम किस विषय पर लिख सकते हैं? हालांकि ये सच था कि हम दोनों बिजनेसमैन हैं, हम दोनों ही रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, लेकिन उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझसे भी ज़्यादा शून्य हैं। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मुझसे भी ज़्यादा शून्य हैं। ओह, यह बात रहने दो, बिल ने कहा। आपकी पुस्तक में 2.6 करोड़ प्राप्तियां मिल चुकी हैं। आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप 5 साल से ज़्यादा न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग लेखक रह चुके हैं। 5 साल से। सिर्फ 3 अन्य पुस्तकें ही इतने लंबे समय तक वहाँ रही हैं। खुद को छोटा मत समझो, आप दोनों ही बेस्ट सेलिंग लेखक हो। हाँ, मैंने संकोच से कहा, लेकिन फिर भी उनके स्टेटमेंट में ज़्यादा शून्य और कॉमास हैं। उनकी इमारतें ज़्यादा ऊंची हैं। उनका टेलीविज़न शो प्राइम टाइम्स में लोकप्रिय है। हम दोनों गोल्फ खेलते हैं, लेकिन वे कई गोल्फ कोर्सेज़ के भी मालिक हैं। हम किस बारे में लिखेंगे? बिल ने कहा। रॉबर्ट, बस मैड्रिड को फ़ोन करो और पता लगा लो। उससे बात तो करो, वह तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हैं। बस उससे फ़ोन कर दो। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मैं उससे अभी फ़ोन करता हूँ। मेरी हिम्मत जवाब ना दे इससे पहले मैंने बिल का फ़ोन रखते ही मैड्रिड का नंबर डायल किया। हेलो मैड्रिड, मैकाइवर बोल रही हूँ, और इस पुस्तक का जन्म हो गया। 12 दिसंबर 2005। मैं PBS के टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया था, और वहाँ मुझे याहू फाइनेंस वालों ने मिलना शुरू किया। चूँकि मैं न्यूयॉर्क में ही था, इसलिए मैड्रिड और मेरी मुलाकात तय थी ताकि आदर्श पुस्तक की योजना बनाई जा सके। 12 दिसंबर को मेरी पत्नी किम और मैंने डोनाल्ड के ऑफिस के लिए टैक्सी पकड़ी, और उस इमारत में सिर्फ उनका ऑफिस ही नहीं था, पूरी इमारत ही उनकी थी। आप में से जिन लोगों ने द अप्रेंटिस देखा है, वे न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर फिफ्थ एवेन्यू में बने ट्रम्प टावर के सजे हुए प्रवेश द्वार को अच्छी तरीके से जानते होंगे। किसी देहाती की तरह फुटपाथ पर खड़े खड़े पीछे की तरफ झुककर मैंने गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई पर बड़ी निगाह दौड़ाई। मंजिले के ऊपर बहुत मंजिलें थीं, मंजिलों पे मंजिलें थीं, जब तक मेरी निगाह आखिर उस बिंदु पर नहीं पहुंच गई जहां इमारत और आसमान मिल रहे थे। ट्रम्प टावर निश्चित से ही किम और मेरी इमारतों से बहुत ज़्यादा बड़ा था। हालांकि मैंने कई बार टावर के पास से गुजरा हूँ, लेकिन आज तक मुझे पहले से ज़्यादा ऊंचा लग रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि आज मैं डोनाल्ड से मिलने के लिए उसके अंदर जा रहा हूँ। फिफ्थ एवेन्यू पहुँचने पर मेरे मन में कई यादें ताज़ा हो गई। मुझे याद था कि जब मैंने 1965 में मर्चेंट मरीन एकेडमी में पढ़ने के लिए पहली बार न्यूयॉर्क आया था, तो मैं इसी तरह इमारतों को निहारा करता था। मैं हवाई से आया एक गरीब लड़का था, जो पहली बार इस तरह के बड़े बड़े शहर में आया था। जाहिर है कि मुझे ऐसी इमारतों में घुसने की इजाज़त नहीं थी, और आज 40 साल बाद मैं यहाँ खड़ा था, और मुझे खुद डोनाल्ड ने ऑफिस में फ़ोन करके इस इमारत के लिए बुलाया। उस पल मुझे यथार्थ का एक ज़ोरदार झटका चला और मैं रियलिटी में आ गया। ज़्यादातर लोग मुझे बहुत सफल मानते हैं। रिच डैड पुस्तकों में बताए सिद्धांतों पर चलकर मैंने करोड़ों डॉलर कमाए और गंवाए हैं, लेकिन ट्रम्प टावर के सामने खड़े होते ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कितने दूर आ गया हूँ। ये अविश्वसनीय भावना थी। मुझे डोनाल्ड की एक प्रिय कहावत याद आई, बड़ा सोचो। उनकी इमारतों के सामने खड़े होने भर से ही मुझे एहसास हो गया कि पहली बार न्यूयॉर्क आने के बाद से मैं अब तक मेरी सोच कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वाह, मेरे मुंह से निकला वाह। किम ने मेरा हाथ दबा दिया। एक गहरी सांस लेकर मैंने किम के साथ ट्रम्प टावर में दाखिल हुआ और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने मेरा स्वागत किया। जांच के बाद मैंने लिफ्ट में दाखिल होकर ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए, जहां डोनाल्ड अपना साम्राज्य चलाते थे। अगर आपने अप्रेंटिस देखा हो तो आप मिस ट्रम्प के ऑफिस प्रवेश द्वार से परिचित होंगे, जिसमें आकर्षित रिसेप्शनिस्ट
दरवाजे रखवाली करती थी। और जिज्ञासु लोगों को बता दूं कि गोल्डन डोनाल्ड ने टीवी शो के लिए कुछ मंजिलें नीचे और ऑफिस की हूबहू नकल बनवा रखी है। असली बोर्ड रूम में जाने के बजाय वे लिफ्ट से उतरकर कृत्रिम बोर्ड रूम में पहुंच जाते हैं। हालांकि मैंने उनका कार्यक्रम बहुत बार देखा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया में कदम रख दूंगा। यह महसूस करना अजीब था कि मैं शो के सेट पर था। मेरा दिमाग ज़्यादातर टीवी और शोज़ और असली जीवन के बीच ही झूलता रहा। जब रिसेप्शनिस्ट ने हमें बैठा दिया तो जिस पहले व्यक्ति ने हमारा स्वागत किया वह थे डोनाल्ड ट्रंप का भीमकाय बॉडीगार्ड कीथ। जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया था, हमें देखकर कीथ ने इतने उत्साह से हमारा स्वागत किया जैसा वह हमारे पुराने दोस्त हों। वह हमारे पास बैठकर अच्छी तरीके से बातचीत करने लगा और उनकी शालीनता देखकर दंग रह गया। मैं उनकी शालीनता को तो देखकर दंग ही रह गया। उसने हमें बताया कि डोनाल्ड का व्यक्तित्व बॉडीगार्ड बनने से पहले भी न्यूयॉर्क सिटी के डिटेक्टिव था। उसने हमें पानी पिलाया और तब तक बातचीत की जब तक कि मुख्य ऑफिस के दरवाजे पर मैड्रिड नहीं आ गई। मैड्रिड न्यूयॉर्क सिटी में आदर्श युवा एग्जीक्यूटिव थी। यह आकर्षक युवती लंदन, पेरिस, सिडनी, टोक्यो, टोरंटो, बीजिंग भी जगह रहें सहज ही अनुभव करेंगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेहमान नवाजी के लिए कीथ को शुक्रिया कहने के बाद किम और मैड्रिड के पीछे पीछे कांच के दरवाजे से होते हुए असली बोर्ड रूम में पहुंच गए। बैठने के बाद मेरे दिमाग में एक फिर बार टीवी सीरियल्स के दृश्य घूमने लगे जिसमें पुरुष और महिलाएं के उम्मीदवार डोनाल्ड और उनके सलाहकारों के सामने बैठे रहते थे। मैंने खामोशी से खुद से पूछा, तुम क्या यहाँ कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे यकीन था कि ये सवाल एक से ज़्यादा अप्रेंटिस के मन में आए होंगे। कुछ मिनट की बातचीत के बाद मैड्रिड ने पूछा, आप किसके बारे में लिखना चाहेंगे? मैंने जवाब दिया, मैं गरीबियों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि हम इसका इंतज़ार ख़त्म करने के बारे में लिख सकते हैं। पुस्तक का शीर्षक गरीबी ख़त्म करो हो सकता है। मैड्रिड ने सिर हिलाया, यह एक संभावित विषय हो सकता है इसके बारे में लिखें। या फिर मैं इसके बारे में चिंतित हूँ कि अमेरिका में अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं लेकिन अमेरिका गरीब होता जा रहा है। हम मध्य वर्ग और गरीबों की बदलती के बारे में क्यों नहीं लिख सकते, तथा यह भी कि ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां किस प्रकार छिन रही हैं, चीन और भारत को निर्यात हो रही हैं। मैं बहुत समय से इस बारे में चिंतित हूँ और पेंशनें गायब हो रही हैं, और जब बेबी बूमर्स रिटायर होंगे तो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकल दिवालिया हो जाएंगी। मैड्रिड ने कहा, मिस्टर ट्रंप भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने इस बारे में एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखी है, द अमेरिका वी डिजर्व। किम ने कहा, बिल्कुल ठीक। मैरिडिथ ने बोली, इसमें उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और 11 सितंबर के हमले से पहले आतंकवादी हमलों के खतरे का उल्लेख भी किया था। 9/11 से पहले? किम ने पूछा। मैड्रिड ने हामी भरते हुए कहा, उन्होंने आतंकवाद पर एक पूरा खंड लिखा है। इसके अलावा उन्होंने अनियंत्रित राष्ट्रीय कर्ज की समस्या के बारे में भी बात की है, लेकिन वे सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताते, वे अनूठे समाधान भी सुझाते हैं। किम ने सर हिलाया। उसे यह पुस्तक बहुत पसंद थी। मैड्रिड ने आगे कहा, टेलीविज़न शो, फैशन शो, कैसीनो और रियल एस्टेट के अलावा भी मिस्टर ट्रंप की बहुत सी चिंताएं, जो भी इस युग के वैश्विक समस्याओं के बारे में चिंतित है और उन्हें सुलझाने के तरीका खोजना चाहता है, वह इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने कहा, तब तो हमारे पास निश्चित रूप से कुछ साझे विषय हैं। आप जानती हैं, मिस्टर ट्रंप से मेरी मुलाकात लिनक्स एनेक्स में हुई थी। हम दोनों बरसों से वहाँ सिखा रहे हैं। मुझे दिलचस्प लगता है कि मिस्टर ट्रंप जैसी रईस और मशहूर शख्सियत सामान्य जनता के सामने बोलने आती हैं। दरअसल मैंने ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि वे क्यों सिखाते हैं, लेकिन हम दोनों ही अक्सर इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि उनसे कभी ये पूछने का सवाल ही या मौका ही नहीं मिल पाया। मैड्रिड बोली, वे पैदाइशी टीचर हैं। बरसों तक उन्होंने अपने साथ काम करते करते मैंने उन्हें ये बात समझ ली कि द अप्रेंटिस को ही ले लें।
जब मार्क बर्नेट ने उसके सामने शो का प्रस्ताव रखा तो ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि शो शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए, वरना वे उसे नहीं करेंगे। बिल्कुल, किम बोली, मैं इसे इसलिए देखती हूँ क्योंकि इससे मुझे व्यवसाय संबंधी ज्ञान मिलता है। मुझे सीखना अच्छा लगता है कि वे किस तरह अलग अलग स्थितियों का सामना करते हैं। सबसे अच्छा हिस्सा वह होता है जब वे अपने कामों के पीछे अपने विचार की प्रक्रिया बताते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि वे किसी को नौकरी से क्यों निकालते हैं। मैंने कहा, द अप्रेंटिस मनोरंजक भी है और शिक्षाप्रद भी। इसे देखते समय मुझे यह नहीं लगता कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं कोई व्यवहारिक बात सीख रहा हूँ जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। किम बोली, शायद इस पुस्तक की एक पृष्ठभूमि ये भी हो सकती है कि आप दोनों ही टीचर्स हैं, हालांकि आप दोनों उद्यमी और रियल एस्टेट निवेशक भी हैं। रॉबर्ट ने चीन में सोने की एक खनन कंपनी बनाकर उनके IPO जारी किए थे। इनकी एक रियल एस्टेट निवेशक कंपनी भी है। दक्षिण अमेरिका में चांदी की एक खनन कंपनी और ऑयल कंपनी भी है। बहुत से लोग ये बातें उसी तरह जानते हैं जिस तरह वे ट्रंप टावर और ट्रंप पैलेस को जानते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि आप दोनों टीचर्स हैं। मैंने ऑयल खोजने में कामयाब नहीं हो पाया, मैं अफसोस के साथ कहा। किम हंसते हुए बोली, हर व्यवसाय कामयाब नहीं होता है और मिस्टर ट्रंप भी हमेशा कामयाब नहीं हुए हैं। मैड्रिड बोली, उन्होंने भी चुनौतियों का सामना किया है। किम ने कहा, द आर्ट्स ऑफ कमबैक में उन्होंने अपनी वित्तीय चुनौतियों के बारे में खुलकर बताया। वह पुस्तक भी बहुत अच्छी थी। मैड्रिड ने मुस्कुराकर हामी भरी, और आप दोनों ने ही अपनी सफलताओं और असफलताओं के बारे में लोगों को बहुत खुलकर बताया है। मुझे बताएं कि आपने वित्तीय मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जानें कि मैंने किस तरह इतना कुछ सीखा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हम अमीर हो या गरीब, सभी के पास वित्तीय समस्याएं होती हैं। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल, मिस्टर ट्रंप भी ऐसा ही करते हैं। वे कहते हैं या वो चाहते हैं कि लोग सचमुच सीखें, इसलिए वे अपनी जीत और हार दोनों के बारे में बताते हैं। बाकी कितने दौलतमंद लोग ऐसा करते हैं, बताइए? बहुत कम, मैंने कहा, बहुत कम। ज़्यादातर अमीर लोग दूसरों को यह नहीं बताना चाहते कि वे अमीर कैसे बने। अपनी असफलताओं के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते हैं, और इसमें मिच रिच डैड का परिवार भी शामिल है। अच्छा, कैसे? मैंने किम की तरफ देखा और बदले में मुस्कुरा दी। मैंने कहा, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक लिखने के बाद जब मैंने उनके परिवार को ये पुस्तक दिखाई तो उन्होंने ये कहा कि पुस्तक के परिवार का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। वैसे मैंने अमीर रिच डैड के बारे में कोई बुरी बात नहीं की थी। दरअसल वे लोग किसी को यह नहीं बता देना चाहते थे या यह पता नहीं चलने देना चाहते थे कि वह किस तरीके से अमीर बने। इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने अपने अमीर डैडी का नाम उजागर नहीं किया। और क्या इससे आपको दिक्कत हुई? मैड्रिड ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। कुछ लोगों ने तो यह तक किया कि मैं मनगढ़ंत किस्सा सुना रहा हूँ और मैंने कोई अमीर डैड ही नहीं। यह मूर्खतापूर्ण है, किम बोली। रॉबर्ट तो अपने प्रिय लोगों की इच्छाओं का सम्मान कर रहे थे। वह कुंठित दिखने लगी। हम दोनों के लिए भी कटु विषय था। ज़्यादातर अमीर लोग अपनी सफलता का रहस्य खुद तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इसी बिंदु पर आप मिस्टर ट्रंप बाकी अमेरिकों से अलग हैं। मैड्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों ही टीचर्स हैं और आलोचना के बावजूद आपका ज्ञान दूसरों तक पहुंचाते हैं। किम ने पूछा, क्या जनता तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए मिस्टर ट्रंप की भी आलोचना होती है? ओह हाँ, आपको तो अंदाज़ा ही होगा, मैड्रिड ने कहा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रंप भाषण इसलिए देते हैं, पुस्तकें इसीलिए लिखते हैं और टीवी शो तथा बोर्ड गेम जैसे शैक्षणिक प्रोडक्ट्स इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वे ज़्यादातर प्रचार और धन कमाना चाहते हैं। हालांकि इससे उन्हें कुछ पैसा मिलता है,
और प्रचार होना भी अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्राथमिक लक्ष्य लोगों को सिखाना और शिक्षित करना है। वे सचमुच लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं। वह हमारे देश और देशवासियों की वित्तीय स्थिति के बारे में सचमुच बहुत चिंतित हैं। वे इस बारे में चिंतित हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कितने कुप्रबंधन का शिकार है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, और इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे इसके बारे में भी चिंतित हैं कि हमारे स्कूल में वित्तीय शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, इसलिए वे अपना ज्ञान बड़ी उदारता से बांटते हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वहाँ डोनाल्ड और प्राइवेट सेक्रेटरी रोना थी। उन्होंने कहा, मिस्टर ट्रम्प आपसे 5 मिनट मिलना चाहते हैं। उन्हें देरी के लिए अफसोस है। लोगों को इंतज़ार करवाना उन्हें नासक पसंद है, लेकिन वे एक फ़ोन कॉल में उलझ गए थे। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा। मैड्रिड के साथ हुई बातचीत बहुत उपयोगी थी। रोना के अंदर जाने के बाद मैड्रिड हमें बोर्डरूम के बाहर ले जाने लगी। मैंने वहाँ की शानदार अंदरूनी सजावट को देखा और उन जगहों के बारे में सोचा जहाँ मैंने काम किया था। मैंने कहा, डोनाल्ड और मेरे दोनों के पास अमीर डैडी थे जिससे हमने सीखा और उनके साथ काम भी किया। एक तरह से बचपन में हम दोनों ही अप्रेंटिस थे। जब हम डोनाल्ड के ऑफिस तक जाने के लिए बोर्डरूम से निकलकर हॉल में चलने लगे तो मैड्रिड ने कहा, तो आपको दोनों में ये समानता दिखी कि आप दोनों ये सचमुच टीचर्स हैं और दुनिया को राह दिखा सकते हैं। विचारों के तार जुड़ना। आपका स्वागत है, डोनाल्ड ने अपनी डेस्क के पीछे खड़े होते हुए कहा। इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा, और उनके ऑफिस में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वहाँ पर दुनिया भर के लोगों द्वारा दिए गए सामान्य ट्रॉफियाँ, तोहफे सजे हुए थे। डेस्क के पास रेडियो यंत्र भी था जिससे वे साप्ताहिक रेडियो शो भी देते थे। यह सब बहुत ही प्रभावशाली था। सामान्य शिष्टाचार के बाद हम मुलाकात के मुद्दे पर आ गए। डोनाल्ड ने पूछा, तो हमारी पुस्तक किस बारे में होनी चाहिए? मेरा मानना है कि हम सब यही सोच रहे हैं कि मेरा जवाब था कि चूँकि हम दोनों रियल एस्टेट व्यवसाय और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आकार में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पैसे के मामले में हमें समानता हो सकती है। आखिर आप बिलियनियर हैं और मैं सिर्फ एक मिलियनियर हूँ। डोनाल्ड हंस के जवाब दिए, कभी कभी मिलियनियर होने पर अफसोस मत करो। दुनिया में बहुत लोग वित्तीय रूप से आपकी जगह पर आना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि, लेकिन मिलियनियर बिलियन में काफ़ी फ़र्क होता है। आज कई मिलियनियर दरअसल दिवालिया हैं। इससे आपका क्या मतलब है? डोनाल्ड ने पूछा। देखिए, हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके मकानों की कीमत तो बढ़ गई है लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है। उदाहरण के लिए हवाई का मेरा एक सहपाठी है जिसे उसके माता पिता विरासत में मकान छोड़ गए थे। चूँकि रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रहे हैं, उसका मकान पर कोई कर्जे नहीं है, इसलिए तकनीकी दृष्टि से मिलियनियर है। लेकिन वह उसकी पत्नी वित्तीय दृष्टि से तंगी हैं क्योंकि उनकी वार्षिक आमदनी $90,000 से भी कम है। उनके 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनकी ये समझ नहीं आ रहा कि वे कॉलेज की शिक्षा का खर्च उठा भी पाएंगे। तो वह पूंजी की दृष्टि से भी अमीर है लेकिन नकद की दृष्टि से गरीब है। डोनाल्ड ने कहा, हाँ, पर कागजी मिलियनियर है लेकिन दरअसल मध्यवर्गीय हैं। अगर उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा बीमार हो जाए तो वो जल्दी गरीबों की श्रेणी में आ जाएंगे। डोनाल्ड ने थोड़े गंभीर लहजे में कहा, ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है, ख़ास तौर पर रिटायर होने और नौकरी छोड़ने के बाद। अगर वे बीमार हो जाएं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही सब कुछ बेचना पड़ जाता है। जब कुछ सालों में बेबी बूमर रिटायर होंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ, डोनाल्ड ने कहा। मेडिकेयर हमारे देश का सबसे बड़ा कर्ज है। यह सोशल सिक्योरिटी से भी बड़ा है। मैं नहीं जानता कि जब 7.5 करोड़ लोग रिटायर और बूढ़े हो जाएंगे तो हम उनके इलाज द्वारा दीर्घकालीन चिकित्सा का खर्च कैसे उठा पाएंगे। मुझे ये चिंता है कि हमारे बच्चों की पीढ़ी हमारी पीढ़ी की सरकार पर वित्तीय निर्भरता का खर्चा कैसे उठा पाएगी। शायद हमें इसके बारे में लिखना चाहिए। हमने कहा, देखिए, मैं इस बारे में द अमेरिका वी डिज़र्व से पहले ही लिख चुका हूँ। वैसे यह पुस्तक उतनी लोकप्रिय नहीं हुई है जितने की मेरी उम्मीद थी। मुझे लगता है कि
मेरी सबसे अच्छी पुस्तक थी क्योंकि ये सिर्फ अमीर बनाने के बारे में नहीं थी बल्कि हमारे सामने मौजूद समस्याओं के बारे में थी। लेकिन मेरी अन्य पुस्तकों की तुलना में इसकी बिक्री काफ़ी कम हुई। मेरी भी ये पुस्तक का यही हश्र हुआ था। मैंने कहा यह रिच डैड प्रोफेसर थी जो 2002 में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया है कि जब बेबी बूमर रिटायर होंगे तो हमारे सामने क्या क्या समस्या आएंगी। ये पुस्तक शेयर बाजार का पतन और हमारे 401 के योजनाओं के खामियों के बारे में थी। ये पुस्तक में बताया गया है कि निकट भविष्य में बहुत से कर्मचारी अपनी पेंशन और रिटायरमेंट का लाभ खो देंगे और यह भी ज़्यादातर नहीं बिक्री हुई ही नहीं। डोनाल्ड ने पूछा, नहीं, आपकी पुस्तक की तरह ही कई लोगों ने इसके बारे में भी कहा है कि यह मेरी सबसे अच्छी पुस्तक है, लेकिन उनकी ज़्यादा नहीं बिकी। इससे भी बहुत बुरा हाल, वॉल स्ट्रीट प्रकाशकों ने मेरी भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं किया। अच्छा, डोनाल्ड ने कहा। इससे मैं कुछ समय तक विचलित हुआ और कुंठित भी हुआ, लेकिन कुछ महीनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन और टाइम्स मैगज़ीन दोनों ही अपनी कवर स्टोरी में लगभग वही बातें कर रहे थे जो मैंने 2002 में कही थी। डोनाल्ड ने कहा, वह क्या थी? मेरे पीबीएस शो के लिए मेरे पास 2 पत्रिकाएं थी, इसलिए मैंने उन्हें एक ब्रीफ केस से निकाल दिया। यह टाइम मैगज़ीन का 31 अक्टूबर 2005 का अंक था। कवर पर हेडलाइन थी, द ग्रेट रिटायरमेंट रिप ऑफ। सब टाइटल में लिखा था, जो करोड़ों अमेरिकी सोचते थे कि रिटायरमेंट के बाद वे आराम से रहेंगे, उन्हें दुखद हैरानी होगी। कंपनियां किस तरह लोगों की जेब काट रही है संसद की मदद से। हाँ, मैंने इन्हें पढ़ा था। डोनाल्ड ने कहा, मुझे ये बात याद आती है कि कंपनियां संसद की मदद से लोगों की जेब काट रही है। लेख में लिखा हुआ था कि अमीर लोग सरकार की मदद से वैधानिक तरीके से कर्मचारियों का हिस्सा चुरा लेते थे। हाँ, मैंने भी यही मतलब निकाला था। मैंने कहा। डोनाल्ड ने पूछा, और न्यूयॉर्क टाइम मैगज़ीन में क्या लिखा था? उस पत्रिका को उठाकर मैंने कहा, 30 अक्टूबर 2005 वाले कवर पर लिखा था, मैंने आपको सूचित करते अफसोस हो रहा है कि आपकी पेंशन नहीं मिलेगी। सब टाइटल में लिखा था, अमेरिका का अगला वित्तीय विध्वंस। डोनाल्ड ने सर हिलाया, और बहुत से विषयों पर आपकी और मेरी चिंताएं समान हैं। हाँ, इसलिए तो मैं सिखाता हूँ, पुस्तकें लिखता हूँ और बोर्ड गेम बनाता हूँ। मैं यह काम पैसे के लिए नहीं करता। हालांकि पैसा आना अच्छा लगता है, पैसे कमाने से इससे ज़्यादा आसान रास्ते हैं। मैं गहन चिंता के कारण शैक्षणिक प्रोडक्ट्स तैयार करता हूँ और ज़्यादा सिखाता हूँ। मेरा मानना है कि हमारा देश, हमारे लाखों देशवासी कष्ट में हैं। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि डोनाल्ड ने कहा। जब आप और लर्निंग एनेक्स में भाषण देने आते हैं तो अक्सर इसके लिए हमें 2 दिन यात्राएं करनी पड़ती हैं सिर्फ एक भाषण देने के लिए। 2 घंटे के बीच भाषण के लिए हम काफ़ी समय और ऊर्जा लगाते हैं, और जैसा आपने कहा, पैसे कमाने के लिए इससे ज़्यादा आसान तरीके हैं। किम और मैं सहमति में सिर हिलाते हुए देते हैं, और किम भी लोगों को वित्तीय मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने कहा, हम सभी रियल एस्टेट और अन्य निवेशकों में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं तथा ज़्यादातर आसानी से कमाते हैं, लेकिन हमारे मन में सिखाने की प्रबल इच्छा है। यही प्रबल इच्छा हमें पूरे दिन हवाई जहाज़ों में सफ़र करवाती है, रातों को होटल में ठहरवाती है, एक छोटा सा भाषण दिलवाती है और फिर घर पर वापस करवा देती है। निश्चित रूप से हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे। डोनाल्ड ने सहमति में हिलाते हुए सर कहा, जब हम द लर्निंग एनेक्स के कार्यक्रमों में हज़ारों लोगों के सामने बोलते हैं तो क्या आप उन लोगों की चिंताएं नहीं होती? इतने सारे लोग हमारी बात सुनने के लिए अपना समय और पैसा खर्च कर रहे हैं। उनमें से कुछ अमीर होते हैं और कुछ गंभीर बने रह जाएंगे, लेकिन बाकी लोग वित्तीय कष्ट की ज़िंदगी में से अभी तक भी जूझते ही रहेंगे। इससे मेरा दिल टूट जाता है। शायद आपको इसके बारे में लिखना चाहिए, मैड्रिथ ने कहा। शायद लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि आप उन्हें अमीर क्यों बनाना चाहते हैं और आपकी चिंताएं क्या हैं। इसके अलावा किम ने बीच में कहा, यह भी बताना चाहिए कि आप दोनों अभी
अब भी काम क्यों करते हैं? हालांकि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों के पास ये पर्याप्त दौलत है, लेकिन आप रिटायर नहीं होना चाहते। आप इसके बारे में क्यों नहीं लिखते कि आपको कौन सी चीज़ें प्रेरित करती हैं? आपको कौन सी चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं? क्या प्रेरणा धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मुझे सिखाना अच्छा लगता है, डोनाल्ड ने कहा ऐसा। लेकिन मैं सचमुच चिंतित हूँ। काश मेरा अनुमान गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकी वित्तीय संकट में है। मेरा मानना है कि हमारी सरकार का पूरा प्रबंधन ही गलत है। देखिए, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि सरकार डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन पार्टी की है। किसी समूह विशेष की तरफ उंगली उठाना या उसे दोष देना बेकार है। मुझे लगता है कि सरकार किसी की भी पार्टी की भी रहे, मध्य वर्ग संकट में ही रहेगा और ये सिकुड़ता रहेगा। जैसा मैंने अक्सर कहा है कि मुझे डर है कि आज जो लोग मध्य वर्ग में हैं उनमें से ज़्यादातर भविष्य में गरीब बने रहेंगे, और वह भी बरसों तक कड़ी मेहनत करने के बाद। संभवतः मैंने वित्तीय शिक्षा के ज़रिए गरीबी खत्म करने के बारे में पुस्तक लिखनी चाहिए। मैंने कहा है, आखिर इसकी कमी के कारण ही तो हम जिंदगी भर दलदल में फंसे हैं। क्यों ना इसे उभरने के लिए वित्तीय शिक्षा का प्रयोग किया जाए। बहुत बढ़िया विचार है, लेकिन दुनिया से गरीबी खत्म करने में तो कई पीढ़ियां लग जाएंगी। इसलिए हमें सबसे पहले लोगों को ये बताना होगी खुद को कैसे बचा सकते हैं। हमें यह काम सबसे पहले करना होगा। शिक्षा को पूरा तंत्र बदलने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। उन्होंने आगे आके कहा, कुछ सालों में लाखों बेबी बूमर्स रिटायर होंगे। तब सरकार ये कहकर अपना हाथ ऊंचे कर देगी, उठा देगी कि इसके पास पैसा नहीं है। इसके अलावा तेल की कीमतें आसमान छू रहे हैं, हमारे रुपए या डॉलर का मूल्य घट रहा है, महंगाई नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और हम अभी भी मध्य वर्ग की योजना में युद्ध में उलझे पड़े हैं। हमें उन लोगों को जवाब देना होगा कि जो लोग इस वक्त जवाब की तलाश कर रहे हैं। हमें लोगों को अमीर बनाना सिखाना होगा, या कम से कम इतना तो सिखाना ही होगा कि वो कुछ साल तक इससे कैसे बच सकते हैं। और हमें यह काम कल नहीं बल्कि आज ही करना होगा। उस पर मैं जान गया कि हम एक साथ पुस्तक क्यों लिख रहे हैं। डोनाल्ड का दृष्टिकोण और शुरुआत। जब मैं पहली बार रॉबर्ट कियोसाकी से मिला तो मुझे हैरानी हुई। ऐसा डोनाल्ड कह रहे हैं कि ज़िंदगी अक्सर हमें हैरान करती रहती है। मैं रॉबर्ट के बारे में जानना चाहता था। मुझे मालूम था कि उनकी पुस्तकों की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं, यानी कॉपीज़ बिक चुकी हैं। 5 सालों से न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रह चुके हैं। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऊर्जावान होंगे और दबंग भी। मेरा ऊर्जावान वाला अनुमान ठीक था। रॉबर्ट सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होकर चारों ओर मौजूद लोगों में भर देती है। यह अपने आप होता है, इसके लिए आप कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। मैं इस बात से प्रभावित हुआ। रॉबर्ट के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि वे विनम्र हैं, बहुत संकोची हैं, यहाँ तक कि वह खुद को पृष्ठभूमि में रखने वाले इस व्यक्ति की लिखी हुई 2.6 करोड़ प्रतियां बिकी हैं। आश्चर्यजनक। मैं सोच रहा था कि ये छलावा होगा, नाटक होगा, भूमिका होगी जो उन्होंने किसी कारण से ओढ़ रखी होगी। मैं कई बार संदेहवादी हो सकता हूँ। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि रॉबर्ट 100% खरे थे। उनसे कई बार बातचीत करने के बाद मैं जान गया कि ईमानदार थे और उन्हें सिखाना अच्छा लगता है। शायद मेरे जितना ही। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने द अप्रेंटिस करने के लिए सिर्फ एक कारण के लिए तैयार हुआ, क्योंकि इसमें शैक्षणिक सामग्री थी, तो रॉबर्ट ने मुझे कहा कि डोनाल्ड, आपकी बाकी चाहे जो हो, सबसे बढ़िया टीचर्स हैं। लगता है कि एक टीचर ही दूसरे टीचर को पहचान सकता है। हम शिक्षा के महत्व के बारे में भी करने लगे हैं और उन्होंने द अप्रेंटिस के मार्गदर्शन का पहलू का जिक्र करते हुए बताया कि वे किस सप्ताह इसके कुछ सीख सकते हैं और किम हर सप्ताह इसमें कुछ सीखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि अगर वे जानते हों कि वे असफल नहीं हो सकते हैं तो वो क्या करेंगे। उनका तवाक से जवाब आया, मैं बहुत सारे लोगों को अपनी बातें
बता कर पहुँचा कर उन्हें सिखाने के तरीके खोजूँगी। यह वह ही ऐसा जैसा मैंने उन्हें शिकागो में द लर्निंग एनेक्स में बताया था। मैं नंबर 1 बिजनेसमैन लेखक था और वह नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस लेखक थे। एक साथ मिलकर हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वह मज़ेदार अनुभव होगा। रॉबर्ट को तत्काल मेरा जवाब समझ में आ गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पुस्तक का वादा करने के लिए इसके बारे में काफ़ी समय तक सोचा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी विचारशील है और सही निर्णय के बाद पहुँचने के बाद बहुत मंथन करेंगे। जब वह कुछ सप्ताह तक न्यूयॉर्क स्थित में मेरे ऑफिस में मुझे मिले तो छूटते ही बोले, पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे भीतर एक युद्ध चल रहा था। लेकिन सही स्वरूप की जीत हुई, जो आत्मसंतुष्ट होने से इनकार करता था। रॉबर्ट अपने और मेरे प्रति ईमानदार थे। मैं समझ गया कि उनकी पुस्तकें इतनी ज़्यादा लोकप्रिय क्यों थीं। पुस्तकें लिखना आनंददायक तो होता है, लेकिन इसमें बहुत कड़ी मेहनत भी लगती है। मेरे पास इतना ज़्यादा खाली समय नहीं है जिससे मैं पुस्तकें लिखने की मेहनत कर पाऊँ। फ़िलहाल मैंने पाया कि किसी नए विषय पर मेहनत करने में उत्सुक था, ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति के साथ जिनकी चिंताएं और उम्मीदें मेरी समान ही हों। इमर्सन ने कहा, जो व्यक्ति मुश्किल चीज़ों को आसान बना देता है वह शिक्षाविद है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान का अस्तित्व सिर्फ फैलाने के लिए ही होता है। बरसों पहले जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, तब तक मैं रॉबर्ट से नहीं मिला था। मुझे याद है जब मैंने सोचा था कि रॉबर्ट में चीज़ों को आसान बनाने की कला है। वह कहानियाँ सुनाने में भी माहिर हैं। ये लोगों को अपनी बात आसानी से पहुंचा देते हैं। इस कारण वे बेहतरीन सार्वजनिक वक्ता भी हैं। लोग मेरे बारे में अक्सर यही बातें करते रहते हैं कि मैं नहीं जानता कि कहानी सुनाने वाली हमारी काबिलियत जमजात है या नहीं, लेकिन इनसे पहले दूसरों की मदद करने से मदद मिलती है। कहानियों का इस्तेमाल करके हम जटिल चीज़ों को आसान बना देते हैं। मैं जानता हूँ कि अक्सर जब लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि ओह वह बिलियनियर, और यह एक तरह से मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद करने जैसा होता है। मेरा बेटा डॉन जूनियर कि मैं तो एक ब्लू कॉलर आदमी हूँ जिसका बैंक बैलेंस बड़ा है। शायद इससे आपको मेरे व्यक्तित्व की झलक मिल सकती है। वह मेरे साथ बहुत समय बिता चुका है और वह जानता है कि मैं भीतर से बहुत सरल हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आसान हूँ, लेकिन चीज़ों के प्रति मेरा दृष्टिकोण बहुत सरल है। हालांकि मेरे काम करना जटिल हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें टुकड़ों में बांट देना जानता हूँ। आप किसी भी बनाई बहुमंजिल इमारत की शुरुआत नहीं करते हैं। आप एक ब्लूप्रिंट और नींव से शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कि चीज़ों को समय और धैर्य से करने की ज़रूरत होती है। यही बात शिक्षा पर भी लागू होती है। अगर आपने द अप्रेंटिस देखा हो तो आप जानते होंगे कि हम अप्रेंटिस के साथ काफ़ी सख्त पेश आते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में बहानों और भावनाओं की ज़्यादा गुंजाइशें नहीं होती हैं। जैसे पुरानी कहावत है, ज़िंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, ये एक असली चीज़ है। इसलिए अगर उत्कृष्टता तक पहुंचना है तो आपको लगातार कोशिश करती रहनी होगी। रॉबर्ट और मैंने कोशिशों को थोड़ी कम डरावनी और थोड़ी ज़्यादा हासिल करने योग्य बना दिया है। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि मुझे जानने वाले लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि मैं एक अन्य उद्यमी के साथ मिलकर एक पुस्तक लिख रहा हूँ। उद्यमियों को नियंत्रण में रहना बहुत ही पसंद होता है और नियंत्रण बांटना उनका मनमानसिक स्थितियों की सूची में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं होता। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके विचार काफ़ी हद तक आपकी तरह हों तो वह सुखद बन जाता है। किसी दूसरी शक्तियों से जुड़ने से हम कमज़ोर नहीं सशक्त बन जाते हैं। दरअसल कई भविष्य दृष्टाओं और उद्यमियों की एक कमज़ोरी यह भी होती है कि वे अपनी भविष्य दृष्टि और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। इस राह में एकाकीपन होता है, अकेले ही रह जाते हैं। पुरानी कहावत है, शिखर पर अकेलापन होता है लेकिन भीड़ नहीं होती। ये कहावत प्राय सच होती है। उद्यमी लोग होते हैं
जो कुछ नया करने की कोशिश करे। इस तरह का गठबंधन करना रोबोट और मेरे दोनों के लिए काम था। मुझे लगता है कि एक दूसरे से जुड़ने के कारण हम बेहतरीन शिक्षक और वक्ता भी बने हैं, क्योंकि हमने पहले भिन्न व्यक्तियों को मिलकर एक ऐसी पुस्तक तैयार की जो बड़ी भी है, बृहद भी और पठनीय भी है। इससे क्या फ़ायदा है? आपके पास ढेर सारा ज्ञान हो, लेकिन आप खुद को सीमित रखें। एक और दिलचस्प बात, दुनिया के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वे कोशिशें नहीं करते। वे सामूहिक कोशिशें नहीं करते, यानी कि एक साथ मिलकर नहीं काम करते। वे नियंत्रण में रहना चाहते हैं, वे काम को सुखद करना चाहते हैं, वे पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। कम से कम उद्यमिता के उपयुक्त व्यक्तित्व प्रकारों तथा विश्लेषण करने वाले विशेषज्ञ तो यही कहते हैं। मुझे लगता है कि रोबोट और उनके सोचने के बारे में फिट नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में जो विकसित हुआ है वह एक पुस्तक से अधिक ही है। यह एक जीवंत उदाहरण बन गई है। हमने अपनी शुरुआत मुलाकात में लेकर ड्राफ्ट के पूरे होने तक लगातार एक साथ काम किया। जल्दी ही एक पुस्तक हमारा संयुक्त प्रयास बन जाएगी, जो बेहतर जीवन से इच्छुक हर व्यक्ति को वित्तीय शिक्षा प्रदान करना चाहती है, ख़ास तौर पर जब हम सभी को चुनौतीपूर्ण विषय के लिए वित्तीय रूप से तैयार रहने की ज़रूरत है। यह पुस्तक हर व्यक्ति के लिए जो आगे बढ़ना चाहता है और अपने आरामदेह दायरे से बाहर, यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। हो सकता हो कि आप मिलियनेयर हो या अभी तक बन नहीं पाए हों, लेकिन इस पुस्तक के सभी रूल लागू होते हैं सभी लोगों पर, चाहे वर्तमान की स्थिति कैसी भी हो। मुझे उम्मीद है कि इसे सीखने के साथ आपका आनंददायक भी होगा। जैसा कि आप जल्दी ही जान जाएंगे, बिजनेस के बारे में कुछ भी उबाय नहीं होता है। रोबोट और मुझ में एक बात समान है, हम दोनों ही उबना पसंद नहीं हैं, हम काम करना पसंद करते हैं। तो ध्यान केंद्रित करें और अपनी एकाग्रता बनाए रखें। आनंद ले, मज़े ले। हम आपको अमीर क्यों ना बनाना चाहते हैं, लेखक 2। हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, लेखक 2 संदेश 1 में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सुनते रहें और ध्यान से सुनते रहें। चलिए अगले इसके नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, जिसका नाम है हमारी साझी चिंताएं। ये रही दोस्तों अब तक की कड़ी, और इसके आगे की कड़ी सुनने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, और ये आपको मिलेगी नेक्स्ट टाइम में या इसके नेक्स्ट एपिसोड में।